आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कल आप मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के त्यौहार पर कल आपको स्टॉक में जब मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन था आपको लगभग 1% के आसपास की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। पर जिस तरह से कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं तो उन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और कंपनी की जो न्यूज़ है लेटेस्ट उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको हर एक अपडेट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलेगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक क्वार्टर के रिजल्ट, हर एक कंपनी के जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है और हर एक आईपीओ की जो जितने भी आईपीओ हैं, जितने भी उनके सब्सक्रिप्शन हुए हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त थे। कंपनी के आपको नेट एनपीए में कमी आती हुई दिखी, कंपनी के आपको ग्रॉस एनपीए में कमी आती हुई दिखी। जिस तरह से आपने देखा कि बंधन बैंक के ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बहुत ही शार्प और बहुत ही फास्ट तरीके से इंक्रीज किए। तो वहीं आपने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में आपको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। कंपनी की नेट प्रॉफिट लगभग 151 करोड़ रुपीस के आसपास आया है। तो दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वी वैद्यनाथन जी का स्टेटमेंट आया है, कल ही उनका स्टेटमेंट आया है। उनका कहना यह है कि जो उनकी लोन ग्रोथ है, जो उनकी ग्रोथ है वो लगभग 25% के आसपास की सालाना साल दर, उनकी 25% के आसपास की सालाना साल दर उनकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रह सकती है। और उनका यहाँ तक मानना है कि उनकी ग्रोथ इवन 30% के आसपास भी जा सकती है सालाना साल दर पर, जब उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है वो कम हो जाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ा अपडेट आपको एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में वी वैद्यनाथन जी के से निकल कर आया है। उनका मानना ये एक और है कि जो उनके प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में लगभग 475 करोड़ रुपीस के आसपास हुए हैं। उनका मानना ये है कि ये धीरे धीरे हर एक क्वार्टर में एक जो प्रोविजनिंग है ये कम होगी और ये क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में भी आपको ये प्रोविजनिंग क्वार्टर 2 से आपको कम क्वार्टर 3 में मिलेगी और क्वार्टर 3 से कम आपको जो प्रोविजनिंग है वो क्वार्टर 4 में मिलेगी। तो इन चीज़ों पर दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए प्रोविजनिंग नंबर पर कि क्या मैनेजमेंट ने जो कहा था वो किया है। जिस तरह से क्वार्टर 1 के जिनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा था कि क्वार्टर 2 की जो प्रोविजनिंग है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। और हमने देखा कि कंपनी की बैंक की जो प्रोविजनिंग है वो लगभग 75% के आसपास डिक्रीज हुई है। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला है क्वार्टर 2 के रिजल्ट में। कंपनी की जो कासा रेशो है उसमें भी आपको बहुत अच्छे इंक्रीमेंट सालाना साल दर पर देखने को मिला है। और कंपनी के आने वाले वक्त में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही शानदार अभी फ़िलहाल बाकी है। कंपनी की रिटेल बैंकिंग जिस तरह से इन्होंने बिल्ड की है वो आने वाले वक्त में बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर सकती है। इसलिए आपको इन स्टॉक्स में तभी बाय करना चाहिए अगर आपको वी वैद्यनाथन जी पर भरोसा हो, अगर आपको रिटेल बैंकिंग पर भरोसा हो और अगर आपको वी वैद्यनाथन जी की जो स्ट्रैटेजी हैं जो उन्होंने बताई हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट में उन पर आपको पूरा विश्वास हो। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा कर सकता है तो तभी आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी में किस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक स्टॉक में ट्रेडर हैं तो आपको इस स्टॉक में क्या अहम लेवल होंगे और क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको किन बातों पर बहुत अच्छे तरीके से इस स्टॉक में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक लेटेस्ट न्यूज़ और हर कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर इसके रिजल्ट का एनालिसिस करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट जो पॉइंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनने को मिलेंगे वो पॉइंट मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का अगर हम इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो कंपनी ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो लगभग पिछले साल की अगर पिछले क्वार्टर की बात करें वो लगभग 4090 करोड़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में कंपनी ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो लगभग 4101 करोड़ के आसपास है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें कि कंपनी ने कितना खर्चा किया है तो कंपनी के अब की बार खर्चे बहुत हद तक कम हुए हैं। कंपनी के जो
लगभग 3,900 के आसपास जो इनके खर्चे थे वो अब घटकर लगभग 2,800 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। कंपनी का अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ह्यूज लॉस बुक किया था, लगभग 630 करोड़ रुपए के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो 630 करोड़ रुपए का दोस्तों इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, तो वो इनका नेट प्रॉफिट था। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि 865 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। कंपनी के बिफोर टैक्स की अगर इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर इस क्वार्टर की बात करें तो ये लगभग 180 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर इस क्वार्टर की बात करें तो वो लगभग 151 करोड़ के आसपास निकल कर आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट इस स्टॉक के लिए माना जा सकता है। पर अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जनरेट किया, पर यहाँ पर देखिए आई एम पॉजिटिव ऑन IDFC फर्स्ट बैंक। पर जिस तरह से वी वैद्यनाथन साहब जी ने कहा है कि वो एक रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेड बैंक, यहाँ पर रिटेल ओरिएंटेड बैंक, यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास बैंक यहाँ पर बनाना चाहते हैं, जिसका विजन 10 साल का है या 15 साल का है, पर उसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल बैंकिंग पर है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी बैलेंस शीट में उनके जो रिटेल बैंकिंग के जो प्रॉफिट निकल कर आते हैं, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 100-150 करोड़ के आसपास का जिनका लॉस हुआ था रिटेल बैंकिंग में, वो अब घटकर 9 करोड़ रुपए के लॉस के आसपास आ चुका है। जहां पर मुझे ऐसा लगता था कि इनके अब रिटेल बैंकिंग में इनका अब एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो वो मुझे फिलहाल अभी नहीं देखने को मिला है। कंपनी का जो बैंक का जो मेन जो प्रॉफिट निकल कर आया है वो इनका ट्रेजरी में से निकल कर आया है। कंपनी के जो फिलहाल रिटेल बैंकिंग, जिसकी वजह से ही बैंक इतना प्रसिद्ध है, इतना छोटा बैंक होने के बावजूद इस बैंक के शेयर मार्केट में, टीवी एक्सपर्ट्स में बहुत चर्चा रहती है। इस वजह से इस कंपनी के में थोड़ा मुझे फिलहाल अभी ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट इस रिजल्ट में देखने को मिला। कंपनी की EPS की बात करें तो पहली बार कंपनी का EPS पॉजिटिव टेरिटरी में आया है, लगभग 0.24 पैसे के आसपास की कंपनी का EPS आया है। तो रिटेल बैंकिंग में जो इनका 9 करोड़ रुपए का लॉस आया है, बल्कि इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लॉस बहुत हद तक घटा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इनका जो रिटेल ओरिएंटेड बैंक कंप्लीटली रिटेल ओरिएंटेड बैंक बन जाएगा, और जब ये बैंक बन जाएगा तो रिटेल ओरिएंटेड बैंक में इनके अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएंगे। अगर आप वी वैद्यनाथन जी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जब ये बैंक 2015 में, देखिए दोस्तों, ये बैंक बना था, फाउंड हुआ था, और जब 2018 दिसंबर में जब इस बैंक का मर्जर हुआ, वो भी कैपिटल फर्स्ट वी वैद्यनाथन साहब जी चलाते थे, जो रन करते थे। देखिए कैपिटल फर्स्ट का मैं आपको टाइम बता दूं तो उस वक्त उनके जो कैपिटल फर्स्ट का शेयर है वो 4 साल में 4 गुना तक हो चुका था, क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल फर्स्ट जो इनकी NBFC थी उसमें बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने एक काम कर दिखाया था। तो कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक का जब मर्जर होता है तो उससे बनता है IDFC फर्स्ट बैंक। और IDFC फर्स्ट बैंक में अगर हम बात करें तो फिलहाल जो इनकी मेन प्रॉब्लम है कि इनका स्टॉक इतना बढ़ क्यों नहीं रहा, इतना हिकअप्स उसमें क्यों नहीं आ रहे, तो मैं आपको बता दूं कि जो उनकी मेन प्रॉब्लम है, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जो उन्होंने नहीं क्रिएट किए, जो मर्जर के बाद नहीं क्रिएट करे गए हैं, वो मर्जर से पहले IDFC बैंक से आए हैं, क्योंकि IDFC बैंक जो इनका था वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर लोन कंपनी थी, और जो NBFC थी मिस्टर वी वैद्यनाथन जी की, वो एक रिटेल ओरिएंटेड NBFC थी। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़े हिकअप्स स्टॉक प्राइस में और इनके क्वार्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपको इस बैंक में एक स्टेबिलिटी, प्रॉफिट में भी स्टेबिलिटी, और अच्छे तरीके से आपको हर क्वार्टर में धीरे धीरे इस कंपनी के, इस बैंक के प्रॉफिट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनका विजन 10 साल के लिए है, और आप इस स्टॉक में उतना इन्वेस्ट कीजिए कि अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर को बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर को या इस बैंक को बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं, अगर आपको पता है बहुत बारीकी से कि मिस्टर वी वैद्यनाथन जी का किस तरह से उनका काम करने का तरीका है, किस तरह से वो इस स्टॉक को, अगर आपको पूरा विश्वास है मिस्टर वी वैद्यनाथन जी पर। अगर IDFC फर्स्ट बैंक के हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं वो इनके इंडियन प्रमोटर हैं, जिससे हम कहेंगे कि जो IDFC लिमिटेड है, जो IDFC इनकी पेरेंट कंपनी है, वो इनकी मेन प्रमोटर है, और जिसका RBI बैंक ने फिलहाल एग्जिट का इनको परमिशन दे दी है, क्योंकि 5 साल के लिए इनका एग्जिट का इन पर रूल था कि 5 साल तक ये IDFC फर्स्ट बैंक में से
5 साल तक ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में से एग्जिट नहीं कर सकते एज अ प्रमोटर पर। अब आरबीआई ने इन्हें परमिशन दे दी है कि ये अब एग्जिट कर सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के प्रमोटर के तौर पर। तो अब अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर ये देखिए, अब ये जो न्यूज़ आई थी तो कहीं, जब ये न्यूज़ आई थी तो कई निवेशक को लगता था कि जब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो इनकी पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, जब ये अपना स्टेक बेचेगी तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक नीचे आएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसकी, हाँ, हम ये मान सकते हैं कि कंपनी के जो ये लगातार इन्होंने अपना स्टेक हल्का हल्का कम किया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अदर्स में है, जो पब्लिक ने है, जो रिटेल बैंकिंग ने है, वहाँ पर इनका जो स्टेक है वो इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 32% से लेकर 34% के आसपास पब्लिक ने यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। एफआईज ने यहाँ पर, एक बुरी बात यह है कि एफआईज ने अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, डीआईज ने अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, और इनके प्रमोटर ने हल्का फुल्का यहाँ पर स्टेक अपना डिक्रीज़ किया है। तो ऑन द वे अगर मैं ओवर लॉन्गर होराइजन की बात करूँ तो कंपनी की जो टारगेट हैं वो बहुत ही शानदार हैं। कंपनी के जो इनकी नेट टारगेट है, जो इनका पूरा विज़न है वो बहुत ही शानदार है। इसलिए आपको आने वाले वक्त में इन कंपनीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन जैसे जिस तरह से विविध, देखिए, अगर आपको रिटेल बैंकिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास है, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रिटेल बैंकिंग का ही फ्यूचर है, रिटेल बैंकिंग आने वाले वक्त में बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ सकती है, तभी आपको इन तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों आपको जानने के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब आपको हर एक कंपनी के हर एक क्वार्टर के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।